हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल के विषय पर, जिसमें आज हम लिखित भाषा की प्रकृति को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उच्चारित भाषा की प्रकृति के बारे में पढ़ा था और विभिन्न विषयों पे मैंने कई वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था उच्चारित भाषा की प्रकृति और आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लिखित भाषा की प्रकृति। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उच्चारित भाषा की प्रकृति पर विचार करते हुए देखा जाता है कि लिखित भाषा की तुलना में उच्चारित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। जब भाषा प्रकृति की बात करते हैं तो उसमें लिखित भाषा की तुलना में उच्चारित जो बोलकर भाषा प्रयोग किया जाता है उसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इस भाषा को भाषा का प्रयोग करने वाले अपने परिवेश में स्वतः ही सीख लेता है। यानी कि बोलने की जो भाषा है, जो भाषा प्रयुक्त भाषा है, जो बोलकर हम उपयोग करते हैं, वह मनुष्य जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की भाषा को स्वतः ही सीख लेता है, उसे सिखलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि लिखित भाषा को हमें सीखना पड़ता है, उसके व्याकरण को समझना पड़ता है ताकि वह शुद्ध शुद्ध लिखा जाए। उच्चारित भाषा ही मनुष्य के समाजीकरण का आधार होती है। समाज से हम कैसे जुड़ते हैं? बातचीत करके, अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करके। यानी कि जब मनुष्य एक दूसरे से उच्चारित भाषा में बातचीत करता है तो वह एक दूसरे से जुड़ता है। लेकिन इससे लिखित भाषा का महत्व कम नहीं होता। लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है। किसी भी साहित्य का जो रचना होता है उसका माध्यम लिखित भाषा ही है। इसलिए लिखित भाषा का महत्व कम नहीं है। मनुष्य के अस्तित्व को जानने के लिए लिखित भाषा का होना भी अनिवार्य है। अगर लिखित भाषा का माध्यम उपलब्ध नहीं होता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते। इसलिए लिखित भाषा का भी महत्व है। प्रत्येक भाषा समाज में अपना विशिष्ट स्थान होता है। प्रत्येक भाषा का उसके अपने समाज में विशिष्ट स्थान होता है। यूँ कह सकते हैं कि मानव जीवन में भाषा के लेखन का आविष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। निश्चय ही अगर लेखन का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम अपने इतिहास को कभी नहीं जान पाते। मानव समाज में भाषा का लिखित रूप एक सांस्कृतिक उपलब्धि है। यह मानना होगा कि लिखित भाषा का जो आविष्कार है वह एक सांस्कृतिक उपलब्धि है। यह मानते हुए कि वाक्य की तुलना में लेखन की उपलब्धि, यह भी हमें मानना पड़ेगा कि लेखन की उपलब्धि मानव समाज में काफी बाद में प्राप्त हुई होगी। मानव सभ्यता के विकास पर लेखन का गहरा प्रभाव होता है। हम सभी के लिए जो साहित्य संस्कृति के बीच पले बढ़े हैं, एक ऐसे संसार की कल्पना कर पाना भी कठिन होगा जहां लेखन का अभाव हो। क्या आप और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे माहौल की कल्पना कर सकते हैं उसमें संतुष्ट रह सकते हैं जिसमें न तो किताबें हो, न अखबार, न पत्र चिट्ठियां, न वेतन चिट्ठा और न ही परिचय पत्र, जहां लेक्चर नोट न हो, रास्ते के पते न हो, बैनर पोस्टर और विज्ञापन न हो और न हो डॉक्टर की पर्चियां। क्या हम इन सभी के बिना आज का जीवन संभव बना सकते हैं? कल्पना करके देखिए कि अगर आज लेखन पद्धति उपलब्ध हमारे पास नहीं होती तो जिस रास्ते में हम जाते हैं और वहाँ हम कई तरह के बैनर देखते हैं जिसमें रास्तों के पते लिखे होते हैं कि यह रास्ता इस दिशा में और इस तरफ जा रही है, या फिर चाहे डॉक्टर से पर्ची मिल रही हो, दवा की पर्ची मिल रही हो, चाहे बैंक में जा कर के हमें रिसिप्ट मिल रही हो, या जितने भी जिसका माध्यम ही लिखित पेपर पे आज हम लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसके बिना क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? इस तरह से देखा जाए तो लेखन पद्धति भी
लेखन जो संप्रेषण है वह भी बहुत ही अनिवार्य है। इसके बिना आज का जीवन संभव नहीं लगता। आधुनिक समाज इनमें से किसी भी स्तर पर लेखन की शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी हमारी आधुनिक सभ्यता लेखन के बीच ही जीती है। इसका तात्पर्य नहीं है कि लेखन ने ही सभ्यता को संभव बनाया, लेकिन लेखन को कम महत्व देकर हम वाक को, यानी कि बोलने की जो भाषा है, को ही महत्व देना भी गलत होगा। यानी कि जितना महत्व बोलने की है निश्चय ही उससे कम हो, लेकिन लेखन की जो लेखन का जो महत्व है वह भी वाक से कम नहीं है। वह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारी सभ्यता ने आकार दिया, और वह एक ऐसा औजार है जिसने मानव सभ्यता को निखारा है। हमें यह जानना चाहिए कि लेखन का आविष्कार हमें यह जानना चाहिए कि लेखन का आविष्कार साहित्यिक प्रयोजन के लिए नहीं हुआ, लेकिन इसने साहित्य को संभव बनाया। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि साहित्य लिखने के लिए लेखन का आविष्कार हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि लेखन ने साहित्य को संभव बनाया। इसमें तो संदेह ही नहीं कि बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित और व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई दिखाई देती है। निश्चय ही जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम व्याकरण व्याकरण के बारे में सोच कर या उसका उपयोग करते हुए कुछ बातें नहीं बोलते हैं, पर जब हम लिखना आरंभ करते हैं, उसी भाषा को लिखते हैं, तो वो व्यवस्थित होती है और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई रहती है। इसलिए लिखित भाषा उच्चारित भाषा की तुलना में अधिक मानक है। इसलिए कह सकते हैं कि लिखित भाषा जो है उच्चारित भाषा की तुलना में अधिक मानक या शुद्ध रूप होती है। हमें यह भी जानना चाहिए कि लिखित भाषा ने संप्रेषण की अनेक जटिल क्रियाओं को भी संभव बनाया। हमें यह जानना चाहिए या याद रखना चाहिए कि लिखित भाषा ने ही संप्रेषण की अनेक जो जटिल क्रिया है उसे संभव बनाया। ऐसी क्रियाएं जिनका वाचिक परंपरा वाले समाज में अभाव था, ऐसी क्रिया जिनका बोलने वाले समाज में परंपरा वाले समाज में अभाव था। भारतीय समाज में लिखित भाषा की इस उपलब्धि को मिथक और पौराणिक संदर्भों से जोड़कर देखा गया। हम गणेश जी को लिखित भाषा का आविष्कारक मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखनी की तरह इस्तेमाल किया। यह भी माना जाता है कि वेद व्यास ने मौखिक रूप से महाभारत का उच्चारण किया और गणेश ने उसे लेखनीबद्ध किया। भारतीय सभ्यता में लेखन की दैवी शक्तियों से जोड़ा गया लेखन को दैवी शक्तियों से जोड़ा गया है। इसलिए प्रारंभ में लेखन को सामान्य जन की क्षमता से बाहर रखा गया। इसका एक तार्किक कारण भी है। एक पूर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित होने तक प्रारंभिक लिपियां अपनी प्रकृति में अधिक जटिल थी। इसका कारण भी है कि प्रारंभिक जब इसका विकसित हो रहा था तो प्रारंभिक रूप में यह अधिक जटिल थी। इस जटिलता के कारण लेखन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था या फिर काफी कठिन था। अतः इसका प्रचलन सीमित सुविधा संपन्न वर्गों में ही था, विशेषकर पुजारियों और वेदज्ञों में, क्योंकि वे इसके प्रति समर्पित रहते थे। वो इसी में शोध करते थे, इसी को पढ़ते थे, इसी को समझते थे। अतः यह उन तक ही सीमित रह गया और इतना कठिन था कि जन सामान्य इसे ग्रहण नहीं कर पाया। तब सामान्य जन के लिए लेखन एक रहस्य था, एक गुप्त कोड। इसके देवत्व के दो कारण दिखाई देते हैं। अधिकतर लोगों के लिए इसे सीख पाना अत्यंत कठिन था। इसलिए यह मान्यता बनी कि भाषा के लिखित रूप का निर्माण मनुष्य तो कर नहीं सकता, यह ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त हो सकता है। दूसरा, इसलिए केवल या अधिकतर इसका प्रयोग वे ही कर सकते हैं जो ईश्वर के निकट हो, अर्थात पुजारी और वेदज्ञ। आज भी इस स्थिति को दूसरे रूप में परिणित होते हुए देखा जा सकता है। हम अपने आसपास अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो लोग पढ़ना या लिखना नहीं जानते वे समाज में अपने को कमजोर समझते हैं और समाज में उन्हें कम सुविधाएं देता है। अर्थात पढ़ने लिखने में असमर्थ समूह
पढ़े लिखे समूह की तुलना में शक्ति विहीन होता है। पढ़ा लिखा वर्ग इस शक्ति विहीन समूह का शोषण करने लगता है। विश्व के इतिहास में शोषण का यह पक्ष अनेक बार हमारे सामने आ चुका है। इस प्रकार लेखन सामाजिक नियंत्रण का भी एक शक्तिशाली औजार है। तो आज के इस वीडियो में हमने लिखित भाषा की प्रकृति को पढ़ा और समझा। आने वाले वीडियो में हम इसी तरह के विषय में, जैसे उच्चारित भाषा और लिखित भाषा के भेद को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।